हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था 100, जो यहाँ पे मेमोरी के बारे में था। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसके अलावा रैम और रोम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा अगेन एक बार और बता देती हूँ। पता नहीं मुझे मेरा ये ब्रश चल रही है या नहीं, लेकिन मेरे पास चल रही है। कल मैंने वीडियो देखा तो ब्रश नहीं चल रही थी, ठीक है। तो भैया अगर नहीं चल रही हो, मुझे पता भी नहीं है क्या कहाँ से ऑन तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाई दे रही। देखो, दो तरह की हमारी मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी ही होती है रैम और रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी की, तो इनको मेन मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर की। जो रैम होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बेसिकली हमारी प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। आपने मतलब नेट बंद किया या आपने फोन को बंद किया या किसी भी कारण स्विच ऑफ हो गया, तो वो मेमोरी आपको फोन बंद होने के बाद अपनी जो वीडियो क्वालिटी क्वालिटी कह रही हूँ, सॉरी, जितना भी डेटा है वो सारा गवा देती है। जो हमारा सीपीयू रजिस्टर होता है वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेन मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिन्हें हम मतलब जो स्टोरेज में काम आती है। लाइक अगर सीडी रोम हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई। प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैं अगर बात करूं तो आपको रैम और रोम दोनों याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना भैया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको। ये टेम्पररी स्टोरेज रखती है। अगर पावर चली गई तो ये वॉलेटाइल होती है, मतलब अपना डेटा गवा देती है। वहीं अगर रोम के बारे में बात की जाए, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, तो ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें डेटा रहता है, चाहे आप मतलब पावर ऑफ करो या पावर ऑन करो, क्योंकि ये इनबिल्ट होती है फोन में। इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई रोम भी तो हमारी लिमिटेड साइज की होती है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपका जो रैम है, फोन की रैम है, मतलब 6 GB है, 4 GB है, उससे ज्यादा अगर आप भरना चाहोगे फोन को तो आपको क्या परचेज करनी पड़ती है मेमोरी, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी की, ये तो हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिन्हें हम परचेज करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई हमारी, और हमारी एसएसडी हो गई। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, हमारी ऑप्टिकल डिस्क हो गई, हमारे जो यूएसबी होता है या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है, टेप ड्राइव होता है, वो सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनको हमें खरीदना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इनकी लार्ज कैपेसिटी होती है, ऑब्वियसली इनके कंपैरिजन में, रोम और रैम के कंपैरिजन में ये ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बार जरूर मेमोरी चैप्टर को तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 101वां नंबर क्वेश्चन, ब्लूटूथ इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ को हम कहाँ पे यूज करते हैं? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में, लैन में, मैन में या वैन में। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है हमारा वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। फिर होता है हमारा मैन, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, यानी कि अगर हम दिल्ली में कोई कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, और मुंबई में भी है उसकी ब्रांच, तो दोनों ब्रांच का एक ही जैसा डेटा हो, या फिर वहाँ के जो आपके सिस्टम है वो दिल्ली वाली ब्रांच से जुड़े हुए हों, इनको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। और जो हमारा लैन होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है हमारा कि जो हमारा एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। तो अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो हमारा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसी में यूज किया जाएगा। और ये जो उपकरण है या WPAN है, ये ब्लूटूथ जैसी नजदीकी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ WPAN में यूज होगा, जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मान लो कि आपने घर पे वाईफाई लगाया है और घर से बाहर जाते ही भाई वाईफाई बंद हो जाता है, तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें एक वेरिएबल क्या होगा, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी को नॉमिनेट करते हैं, या वह प्रोसीजर जो कुछ कार्य करता है, या डेटा का क्लासिफिकेशन करता है, या फिर वो टेम्पलेट जो ऑब्जेक्ट की रचना के लिए आपके व्यवहार को परिभाषित करता है। कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना बहुत बड़ी समस्या है, इंग्लिश में ज्यादा रिलेट किया करो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल है। यहाँ पर क्या होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जितने भी हमारे संदर्भित और हेरफेर की जाने वाली जानकारी, मतलब कोई एडिटिंग करनी है, कोई एडिशन करनी है, तो इसको संग्रहित करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, डेटा स्टोर का यूज करने के लिए हमें मेमोरी का नामांकित पीस लेना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग में ये एक वेरिएबल का काम करता है और इसके उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम ऑब्जेक्ट से बात करें तो ये एक क्लास है, अर्थात मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेशली क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसके साथ परिभाषित डेटा के साथ बनाए गए क्लास का एक एग्जाम्पल होता है। जब क्लास को शुरू में परिभाषित किया जाता है तो विवरण एक ही मात्र ऑब्जेक्ट होता है जिसे परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारे प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट एक क्लास का दृष्टांत होता है, मतलब वो आपको सब कुछ जितने भी आपका डेटा है उस ब्लॉक में या उस क्लास में वो सारा आपको दिखाता है। नेक्स्ट है ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल। आपके पास ईमेल आया और आपने उस ईमेल को फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना है, तो क्या करोगे? एसएमटीपी, इनकी सबकी फुल फॉर्म याद कर लो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आईमैप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और एसएसएल होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ईमेल की बात की जा रही है, इसको फॉरवर्ड करने के लिए आप एसएमटीपी यूज करोगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इस प्रोटोकॉल के यूज से आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए जो हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है तो वो हमारा एसएमटीपी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एसएमटीपी की, तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश एक साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रमाणिकता मुहैया कराता है। तो आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। डिजिटल सिग्नेचर एक साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रमाणिकता, मतलब ये सर्टिफाई करता है कि हाँ आपके ही सिग्नेचर है। फॉर्म वगैरह भरते होगे, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हम अपने सिग्नेचर को स्कैन करवाते हैं, यही होता है भाई जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है। और सिंपल सिग्नेचर एक जैसा ही सिग्नेचर करते हैं, हम उसी को स्कैन करते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न कौन सा इंस्टॉलर पैकेज फाइल फॉर्मेट है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है? ये कौन सा है हमारा सिस्टम? यहाँ पे हम यूज करते हैं एमएसआई का। एमएसआई क्या होता है? विंडो के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम पर सॉफ्टवेयर की एस्टेब्लिशमेंट, उसका रख रखाव, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर को विंडोज इंस्टॉलर के रूप में नामित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर है ना, इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इंस्टॉल और अनइंस्टॉल के लिए यूज किया जाता है। ये एमएसआई होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में अलग अलग जो हमारे ऑप्शंस होते हैं और हमारी चॉइस के लिए यूजर के हस्तक्षेप की क्या जरूरत होती है? तो जो हमारा अटेंडेंट इंस्टॉलेशन होता है, देखो मैंने ब्रश का यूज किया है, पता नहीं आपको दिखेगी भी या नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि अटेंडेंट सिस्टम अपग्रेड, जिसे AUS कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखना, अटेंडेंट सिस्टम अपग्रेड। ये एक सुविधा है जो कि ओपन वर्ड डिवाइस को पैकेज और सेटिंग को संरक्षित मतलब प्रिजर्वेंस रखने के लिए एक नए फर्मवेयर में अपडेट करने की अनुमति देता है। तो ये होता है अटेंडेंट सिस्टम अपग्रेड। नेक्स्ट है, जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब अलग अलग तरह के विज्ञापन उन पर क्लिक किए बिना अचानक नजर आते हैं। मान लो कि भाई आपने ना कोई भी आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो या गूगल यूज कर रहे हो, कोई भी सर्च इंजन यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि आप जैसे ही ना वहां पे कुछ डालते हैं सर्च करने के लिए, तो आपके सामने ना एक पॉपअप आते हैं, नजर से आते हैं, भाई ये गेम डाउनलोड मार लो या फिर एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ये वाली चीजें। ये होते क्या है? ये एडवेयर होते हैं, मतलब अपनी एड शो कर रहे हैं, क्योंकि गूगल के द्वारा उनको क्या किया गया है, खरीदा गया है, और वो पैसे देते हैं भाई गूगल को इस चीज के लिए कि अगर हमारा एड आ रहा है ना आपकी सर्च इंजन पे, आपकी वेबसाइट पे, जहां पे भी एड आ रहा है, तो वो एड जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना बिना हमारी अनुमति के, हम अलो कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं तो पेज ही नहीं खुलता, ऐसा कुछ होता है। तो एडवेयर वो होते हैं जिसे विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। डेवलपर्स के लिए आपकी स्क्रीन पर नॉर्मली वेब ब्राउजर के भीतर हो गया स्वचालित रूप से विज्ञापन उत्पन्न करके राजस्व उत्पन्न करता है। एडवेयर आमतौर पर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मोबाइल डिवाइस पर भी पाए जाते हैं। अब आप खुद भी करके देखना, कभी सर्च इंजन में कुछ डाल के देखना, आप टाइप करना कि भाई मेरे को ये सर्च करना है ना, आपके पास ना पॉपअप आएंगे कि भाई एक्सेप्ट ऑल कुकीज, या एक्सेप्ट करोगे, डिक्लाइन करोगे, क्लोज कर दो इस चीज को। गूगल खरीदता है उनको, और बाद में जो वो जो एड होती है ना, उनका जो प्रमोशन कर रहा है ये, तो पैसे भी मिलते हैं। तो एडवेयर सही रहेगा यहाँ पे आंसर। निम्न कौन सा विकल्प एंटीवायरस का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो एंटीवायरस का यूज नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, एक होते हैं वायरस जो कि अटैक करते हैं हमारे सिस्टम पर, और एक उनके लिए होता है एंटीवायरस। फायरवॉल का नाम आपने सुना होगा, फायरवॉल आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। एक क्विक हिल होता है आपका, अलग अलग तरह के एंटीवायरस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, फाइल का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन करना। तो एंटीवायरस का क्या क्या कार्य होता है? देखो एंटीवायरस क्या करता है, एक तो ये पता लगाएगा भाई हमारे सिस्टम में वायरस कैसा है और उसको हटा देगा। कंप्यूटर के
सभी एंट्री पॉइंट्स की रक्षा करेगा, सेफ्टी करता है, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है। जितने भी नए अटैक होने वाले हैं उनको नियमित रूप से अध्ययन करता है, मतलब आपको रोक देता है। तो यहाँ पर एंटीवायरस का ये काम नहीं है कि फाइलों को वो कंप्रेस करेगा और डिकम्प्रेस करेगा, तो ये चीज नहीं होती एंटीवायरस की। नेक्स्ट है हमारा 1110 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विकल्प के साथ वाक्य को पूरा करिए। एक कंप्यूटर पर फायरवॉल क्या करते हैं? मैंने आपको पहला ही बता दिया कि कंप्यूटर पर फायरवॉल करेगी क्या। ओवर हीटिंग फायरवॉल का काम नहीं है। अधिक डिवाइस के लिए एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना संभव ना, ऐसा कुछ नहीं है। और अधिकतम इंटरनेट बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर, ये फायरवॉल का जो काम होता है, फायरवॉल का काम होता है कि भाई जो आपकी अनकंट्रोल्ड रूप से एक्सेस अगर कोई करना चाहे आपकी आईडी को, आपकी वेबसाइट्स को, तो उनको रोक लगाते। फायरवॉल बेसिकली हमारे कंप्यूटर में एक गार्ड की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, तो इसे हम फायरवॉल बोलेंगे। एक कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए आप क्या यूज करोगे? केवल एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल, दो या दो से ज्यादा, केवल एक हार्डवेयर, या फिर एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक हार्डवेयर फायरवॉल का कॉम्बिनेशन। अगर हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए हमारे सिस्टम को, तो एक कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने वाले के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक हार्डवेयर फायरवॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम ज्वाइंट रूप से करेंगे, तो ऑप्शन डी। एक आईटी कंपनी में एक हेल्प डेस्क क्या होता है? हेल्प डेस्क क्या होता है? देखो, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो उस पे ना लिखा होता है हेल्प डेस्क लाइन नंबर, ठीक है, या हेल्पलाइन नंबर, ये वाली चीजें। तो इसमें होता है कि अपने ग्राहकों के तकनीकी सवालों का जवाब देता है। मान लो आईटी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, और उन्होंने उनकी साइट्स पे आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, कोई चीज परचेज कर रहे हो, या किसी भी कारण से आप उनकी वेबसाइट पे जा रहे हो, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर होता है। वही वही ये बोला गया है कि एक आईटी कंपनी में हेल्प डेस्क आमतौर पर जो वहां के एम्प्लॉइज होते हैं, या जो कंज्यूमर्स या फिर जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए एक मुद्दे के बारे में सहायता पाने वाला पहला संपर्क बिंदु है। मतलब क्या है कि भाई आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है सर्विस रिक्वेस्टर को प्राप्त करना और उनका उत्तर देने में आईटी कस्टमर सपोर्ट एजेंट की सहायता कौन करता है? ये करता है हमारा, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर उनकी सहायता थोड़ी करेगा, ये करेगा हमारा हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली। तो हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर सर्विस रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है, उनका उत्तर देने में आईटी कस्टमर सपोर्ट की सहायता करता है, और हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को भी सहायता प्रदान की जाती है। आपने ना अमेजोन से कोई शर्ट ली, या आपने आजियो से, मंत्रा से, किसी भी वेबसाइट से ली, और उसमें ना आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपने कुछ और साइज चूज किया था, वो हो कुछ गया, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं आ रहा, तो वो जो हेल्पलाइन नंबर होता है ना, जो आपसे बात करते हैं, वही वाली चीजें हैं, रिलेट करके पढ़िएगा। नेक्स्ट है विंडोज एनटी और विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? ये करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी एनटीएफएस। तो ध्यान रखिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसे एनटीएफएस कहते हैं, ये एक फाइल सिस्टम है। इसका यूज विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी पर फाइल को संग्रहित करने और उन्हें दोबारा से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो होता है, ये एक तरह का हमारा क्या करता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब विंडोज जो एनटी या विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टारवेशन का क्या मीनिंग होता है? स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है भैया? स्टारवेशन वैसे इंग्लिश में बोले तो स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख। यहाँ पर जब एक थ्रेड किसी रिसोर्स के लिए एक अनलिमिटेड टाइम तक इंतजार कर रहा है, लेकिन दूसरे थ्रेड्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोला गया है? देखिए, स्टारवेशन क्या होता है, ऑपरेशन सिस्टम बोलो या ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टारवेशन का क्या मीनिंग होता है कि जब एक थ्रेड किसी रिसोर्स के लिए भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे थ्रेड उसे यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रिया के पास संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि इसका यूज अन्य प्रक्रियाओं द्वारा किया जा रहा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, जब एक थ्रेड किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है लेकिन दूसरे थ्रेड उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होता है स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन वैसे भूख होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज किया जाता है? अब साइबर धोखाबाजी के बारे में पूछा, आप सभी को पता है डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लगभग हर किसी के पास गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, ये वाली चीजें, यूपीआई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ओटीपी। ऑब्वियसली साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या मोबाइल बैंकिंग का यूज करना है, तो वन टाइम पासवर्ड का यूज किया जाता है। ये एक स्वचालित रूप से ये अपने आप ही होता है, भाई ये कोड आता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम जितनी बार भी वहां पे करेंगे ना, तो ओटीपी जरूर मांगेगा। ये एक स्वचालित रूप से उत्पन्न कोड है, जो केवल एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड होता है, और इसका यूज उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने के लिए।
आपके फोन पे ओटीपी आया और आपने ओटीपी किसी और को बता दिया ना, तो वो फिर एक्सेस कर लेगा आपकी चीज को। लेकिन ओटीपी आपने ही यूज किया, तो इसका मतलब वो ये चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने प्रमाणित किया है कि आप वही व्यक्ति हो जिनके पास ओटीपी पहुंचा है। नेक्स्ट है, अपने वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क डालने के लिए सही पत्ती को चुनिए। कॉन्फिडेंशियल आप सभी को पता होता है कि भाई वो चीज ना पब्लिकली नहीं भेजनी है किसी के पास, कॉन्फिडेंशियल रखना है, संदिग्ध रूप से रखना है, गुप्त रखनी है। इसमें क्या होगा, सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। वर्ड 2010 के डॉक्यूमेंट में कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क डालने के लिए सही जो यूज होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज लेआउट पर जाना है, वहां पे क्लिक करना है। वाटरमार्क मतलब आपका वहां की पहचान होगी वाटरमार्क, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गैलरी से कॉन्फिडेंशियल को सेलेक्ट करना होता है। तो ऐसे कर सकते हैं भाई, अपने आप मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको में कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क डालना है, तो सबसे पहले पेज बैकग्राउंड, फिर वहां से पेज लेआउट पर क्लिक करना है, वाटरमार्क को सेलेक्ट करना है और गैलरी से आपका कॉन्फिडेंशियल को सेलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन ए। आप एक पत्र के लिए लिफाफा बनाना चाहते हैं, वर्ड 2010 में लिफाफा बनाने की पद्धति क्या है, अब बता दो। लिफाफा मतलब मेल, पहले मेल में जाओगे फिर एनवेलप पर जाओगे, यही क्लिक करना होता है। तो वर्ड 2010 में एक अगर आपने एनवेलप बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मेलिंग, उसके बाद एनवेलप्स, इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाता है। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, फाइल एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी। देखो ये एक्सेल का होता है एक्सेल एसेट्स, ठीक है। डॉक का होता है आपका, पहले तो डीओसी होता था लेकिन एमएस वर्ड का अब ये डीओसीएक्स है। पीपीटी होता है हमारा। तो एमएस वर्ड 2010 के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए डिफॉल्ट रूप से जो हमारे पास जो इनका एक्सटेंशन फॉर्म होता है, मतलब इनकी जो फॉर्म होती है डालने की, तो .docx ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, आपको अपने कारोबारी पार्टनर के साथ कानूनी कारनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शेयर करने की जरूरत है। पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले आपको सारी निजी सूचना हटानी है, जैसे लेखक का नाम, कॉपी किया गया इमेज डेटा। एमएस वर्ड 2010 में आप इस जरूरत को कैसे पूरा करोगे, मान लो आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपने ना आपका जो लीगल चीजें हैं वो सारी कॉपी शेयर करनी है, लेकिन उसको शेयर करने से पहले आपको सारी वहां से जो आपकी निजी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको हटाना है। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, फीचर को इस्तेमाल करेंगे, फीचर को, अच्छा, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर को इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट को, या एनक्रिप्टेड करके, या चेक एक्सेसिबिलिटी को। देखो जो हमारा सभी जानकारियों को यूज करते हुए हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर फीचर का यूज करके इसे अंतिम रूप दिया जाता है। आप सिर्फ इतना पढ़ना, अगर आपको प्राइवेट अपनी इंफॉर्मेशन छिपानी है, लेखक का नाम या कॉपी किया गया हो, इमेज डेटा अगर आपको छिपाना है एमएस वर्ड में, तो हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का यूज करते हैं। सो गाइज ये 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन उलझे हुए हैं, आपको चीजों की जानकारी होना जरूरी है। मैं नहीं कहती कि यही आएंगे, ये काफी पहले के क्वेश्चन है, लेकिन अगर पेपर में आ गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए एक बार ना गो थ्रू हो जाओ चीजों से, ज्यादा ना सही तो कुछ तो याद रहेगा ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को। और मेरे पास पीडीएफ नहीं है इन क्वेश्चंस की, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है हमारे साथ, तो सेम नाम से जो हमारा चैनल नेम है उसी से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आप एड वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ना केवल अपकमिंग वैकेंसीज की, बल्कि एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म्स है, एवरीथिंग यू विल गेट। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।